तो बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं डेरिवेशन पार्ट ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 9 है, मतलब सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। आइए, इसमें एक ही डेरिवेशन है जो थ्योरेटिकली आने वाला है एग्ज़ाम में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्ट्रेच्ड वायर। अगर हम एक वायर को अगर हम स्ट्रेच कर दें तो बेटा उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। कैसे आ जाती है वो समझते हैं ज़रा। देखो, कोई भी वायर है बेटा, मान लो इसी को वायर मान लो आप, तो जब आप इसको खींचते हो तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है अंदर की तरफ। और वो रिस्टोरिंग फोर्स क्यों लगता है बच्चों? क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्सेज जो पार्टिकल्स हैं इसके, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। तो जब मैं इसको बाहर को खींचने की कोशिश करता हूँ तो इंटर एटॉमिक फोर्सेज एक अंदर की तरफ फोर्स लगाते हैं, जिसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे जैसे हम खींचते हैं वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स भी अंदर की तरफ लगता जाता है और बढ़ता चला जाता है। तो हमारा अप्लाइड फोर्स अगर हम बढ़ाते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ता है। तो आप समझिए, मान लीजिए मैंने बेटा एक F अप्लाइड फोर्स लगाया और इस L लेंथ के वायर का लेंथ डेल्टा L इंक्रीज हो गई। तो बेटा जितना फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं उतना ही फोर्स यहां अंदर भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने जब ये फोर्स लगाना शुरू किया तो बेटा 0 से स्टार्ट किया होगा और बढ़ते बढ़ते F तक आए होंगे। तो इसलिए इसके अंदर भी जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है वो भी 0 से स्टार्ट हुआ है और फिर बढ़ता बढ़ता F हो गया। तो अगर हम कहेंगे इसके अंदर कितना इंटरनल या रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है, तो एवरेज फोर्स विच इज रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू, इनिशियली 0 होगा, बाद में बढ़ता हुआ वो F हो गया। तो 0 + F/2 मतलब एवरेज फोर्स लिया हमने, विच इज F/2। तो बेटा ये एवरेज फोर्स है, तो जितना फोर्स ये अंदर की तरफ है उतना ही फोर्स हमने बाहर की तरफ भी लगाया होगा। तो बेटा इसकी लेंथ डेल्टा L चेंज करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ा होगा? वर्क डन आएगा F एवरेज इंटू डेल्टा L, तो हाफ F इंटू डेल्टा L हो गया बेटा। अब इसको F को डिवाइड कर दो A से और डेल्टा L को डिवाइड कर लो L से, तो A और L से फिर मल्टीप्लाई भी करो, तो A इंटू L आ गया। A इंटू L का मतलब है इस वायर का वॉल्यूम, तो हमने वॉल्यूम डाल दिया। तो वर्क आएगा बच्चों हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन पहले से ही तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया। तो ये वर्क ही है जो वायर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। और एक हम टर्म यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा इसको अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो वॉल्यूम कट जाएगा, बचेगा हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो बेटा दिस इज पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी विच इज इक्वल्स टू हाफ इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो हम डिस्कस करेंगे बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ ए स्ट्रेच वायर। अगर एक वायर को अगर हम स्ट्रेच कर दें, खींच दें, तो बेटा उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में क्या रिलेशन डेवलप होगा, कैसे वो फ्लो करेगा, उसको देखते हैं। ये हमने एक्स एक्सिस पे हमने स्ट्रेन ले लिया बेटा, वाई एक्सिस पे ले लिया स्ट्रेस। तो जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते हो तो स्ट्रेन भी बढ़ता है। तो शुरू में ये स्ट्रेट लाइन आती है। स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करिए बेटा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब हुक्स लॉ फॉलो होता है। उसके बाद में ये यहाँ से कर्व होके इस तरह से फॉलो करता है। तो इसके हर पार्ट को डिस्कस करते हैं। देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो बेटा O से लेके A तक, पहले O से A तक का डिस्कस करो। तो इसमें क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा, हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और ये जो पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट जहां तक एकदम स्ट्रेट है, ये पॉइंट कहलाता है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, मतलब यहां तक हुक्स लॉ फॉलो करता है। ठीक है। और दूसरा, वायर इज परफेक्टली इलास्टिक। अगर इतनी स्ट्रेस रखने के बाद भी, मतलब इतनी स्ट्रेस के बाद भी जितनी यहां पे है स्ट्रेन और स्ट्रेस, उसके बाद भी अगर जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे तो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा वायर। उसके बाद अगर और स्ट्रेस लगाते हो तो फिर ये कर्व थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है और बी पॉइंट आ जाता है। मतलब बी पॉइंट कहलाता है हमारा यील्ड पॉइंट, जहां पर इलास्टिक लिमिट खत्म हो जाती है। मतलब
अगर बी पॉइंट तक भी आप उसको खींच देते हो तो वायर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, अभी भी इलास्टिसिटी है। लेकिन बी पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे इलास्टिसिटी बच्चों ख़त्म हो जाती है। अगर उससे और ज़्यादा खींच दोगे तो उसके बाद फिर वो प्लास्टिक रेंज में चला जाएगा, यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन रहेगी, वो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। तो ए से बी तक का जो रीजन है ये कर्व है, थोड़ा सा कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसका मतलब हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा, हुक्स लॉ नॉट फॉलोड। दूसरा, वायर इज परफेक्टली इलास्टिक। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि अभी भी इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है। बी पॉइंट तक बेटा इलास्टिक लिमिट है, वहां तक ऑब्जेक्ट को खींचोगे तो वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और बी पॉइंट कहलाता है यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट मतलब वेयर इलास्टिसिटी एंड्स, यहां पे इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। इसके बियॉन्ड अगर आप खींच देते हो, मान लीजिए आपने सी तक खींच दिया, तो इसका मतलब ये बेटा कि अब आप प्लास्टिक रेंज में चले गए, यानी एक्सटर्नल फोर्स हटा दोगे तो भी बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी, एक परमानेंट डिफॉर्मेशन बन जाएगी। तो बी से सी तक का जो रीजन है बेटा, दैट रिप्रेजेंट्स प्लास्टिसिटी, और यहां से प्लास्टिसिटी स्टार्ट कर जाती है बी पॉइंट से। इफ लोड इज रिमेन्स एट सी, द परमानेंट डिफॉर्मेशन कॉल्ड, इफ लोड इज रिमूव्ड एट सी, परमानेंट डिफॉर्मेशन कॉल्ड परमानेंट सेट। क्या मतलब है इसका? कि बेटा अगर आपने बी से आगे थोड़ा सा खींच दिया, सी तक ले आए, तो फिर आप प्लास्टिक रेंज में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जब लोड हटाओगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी। अगर आप इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे ये ड्रॉ कर देते हो तो ओ से ओ डैश की जो लिमिट है, ये जो रेंज है, ये कहलाती है परमानेंट सेट। मतलब इतनी डिफॉर्मेशन बच जाएगी जो उसमें रहेगी, यानी वायर की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हुई रहेगी लोड हटाने के बाद भी। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गई, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गई। इसके बाद अगर और लोड बढ़ाते हो, मतलब स्ट्रेस और बढ़ाते हो, तो सी से डी तक की फॉर्म में जाता है। मतलब आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है। तो इफ लोड इंक्रीजेज, स्ट्रेन इंक्रीजेस। ब्रेकिंग पॉइंट, अब देखो इसके बाद में बेटा जो ई पॉइंट है, ई पॉइंट पे जाके वायर ब्रेक हो जाता है। यहां पर ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम स्ट्रेस को। मतलब इतनी स्ट्रेस, इस पर्टिकुलर रेंज और स्ट्रेस का जो कॉम्बिनेशन है, इतनी स्ट्रेन पे इतनी स्ट्रेस है, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है। अगर इसके बाद ज़रूरत ही नहीं है, इस पे जाने के बाद में अगर आप स्ट्रेस थोड़ी कम भी करते हो तो भी स्ट्रेन अपने आप इंक्रीज करती है और एक पॉइंट पे जाके वायर ब्रेक हो जाता है। तो ई क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट, वेयर वायर ब्रेक्स। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ध्यान रहे, ब्रेकिंग स्ट्रेस हमेशा मैक्सिमम स्ट्रेस से कम रहेगी। तो ये तो है बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एक्सप्लेनेशन। बाकी इसके बेसिस पे हम मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे ब्रिटल मटेरियल हैं, ब्रिटल मटेरियल को अगर आप थोड़ा सा भी डिफॉर्म करने की कोशिश करोगे वो तुरंत टूट जाते हैं, यानी ब्रेकिंग पॉइंट उसका इलास्टिक लिमिट के पास ही होता है। कांच है, कांच को अगर आप तोड़ने मतलब खींचने की कोशिश करोगे तो खींच के लंबा नहीं होगा, वो टूट जाएगा। तो ब्रिटल मटेरियल के लिए जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो इलास्टिक लिमिट के पास ही रहता है, परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें आती ही नहीं, कभी प्लास्टिक रेंज होगी नहीं। डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जिससे हम खींच के उसको वायर बना सकते हैं। तो ऐसे मटेरियल का बेटा ब्रेकिंग पॉइंट और इलास्टिक लिमिट मतलब यील्ड पॉइंट बहुत दूर दूर होंगे, प्लास्टिक रेंज में ज़्यादा मूव करेगा। और एक तीसरे और बेटा इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह से होता है, इसमें हुक्स लॉ कभी फॉलो होता ही नहीं। रबर है, रबर को जब खींचते हो कभी कम स्ट्रेस पे ज़्यादा खींच जाएगी, कभी ज़्यादा स्ट्रेस पे कम खींचेगी। मतलब इस तरह से कर्व जा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हुक्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है।